जय हिंद सभी को। आज के अधिवेशन में बुद्ध विहार समन्वय का भूमिका क्या रहेगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। बुद्ध विहार का जो समन्वय करने के लिए हम महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत है करने की। महिला अगर कुछ ठान लेती है तो वो पूरा करके रहती है। ये सारी बातें हम लोग अपने रोज के जीवन में भी महसूस करती है कि हम अगर ठान ले तो ये करना है तो हम ये करते ही हैं और उसी तरह से अपना काम चालू करते हैं। और ये आज की बात नहीं है, बुद्ध काल से हम लोग देखते आ रहे हैं। बुद्ध काल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। तो हम मिगार माता का उदाहरण ले तो उनका नाम तो विशाखा था, लेकिन वो मिगार माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मिगार तो उनके ससुर थे और ससुर की ज्ञान दृष्टि उन्होंने बढ़ाई, इसीलिए वो उनकी माता कहलाई। उन्होंने कहा कि जो मैंने माता से ज्ञान नहीं लिया हूँ वो ज्ञान मेरी बेटी ने मुझे दिया, तो उसको मिगार माता कहने लगे। और मिगार माता ने भी अपनी जो बुद्ध की तरफ उनकी जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा पूरी करने के लिए जब बारिश का मौसम था तो भिक्षुगण को उन्होंने अपने चीवर जो थे वो गीले थे और वो सुखाने के वक्त उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो वो देख के उन्होंने बुद्ध से वर मांगे कि मैं बिहार में या रहने वाले जो भिक्षु है उनके लिए वस्त्र दान कर सकती हूँ, ये वर मांग के उन्होंने किया। तो यानी ये उदाहरण हमारे सामने है। आम्रपाली का उदाहरण ले तो वो गणिका थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सारा जो उसके पास था वो सारा आम्रवन बुद्ध को दान कर दिया था। तो ये जो अपनी माताएं है हमें योग्य मार्ग पर लाने वाली। उसके बाद बुद्ध के बाद की अगर बात करें तो वहां पर भी हमें प्रेरणा देने वाली हमारी माताएं है, यानी माता भीमाई है, माता रमाई है, सावित्रीबाई फुले है। तो उनकी जो दृष्टि थी, खाली उन्होंने अपना खुद का संसार नहीं देखा, तो उन्होंने पूरे संसार में हर एक महिला को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए इसका एक आदर्श रखा। वो आदर्श पर चलते हुए हम लोग अपना काम कर सकते हैं और बुद्ध विहार अच्छी तरह से चले। हमारे बच्चों में हमें संस्कार डालने हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। अभी भंते जी ने जो कहा वही मैं कहने वाली थी कि अपने बच्चों पर हमें संस्कार जो डालने, वो जब गर्भधारण हम लोग होता है हर स्त्री का, तो उसी वक्त उस पर संस्कार करे तो वो संस्कार बच्चों पर हमेशा के लिए हो जाते हैं। जो बात हमें सुननी पड़ती है कि बच्चे हमारे सुनते नहीं, वो विहार में आते नहीं, वंदना करते नहीं या किसी प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं आते, तो ये नहीं हो सकता। यानी बचपन से अगर बच्चों में संस्कार मिल जाए तो वो भी आनंद से उसमें शामिल हो सकते हैं और उनको भी इस बात की इच्छा होती है कि नहीं, बौद्ध धर्म जो है वो हमें बहुत अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी प्रेरणा देता है। यानी हर बात का जो मूल है वो मूल हमारे तृष्णा में है। तृष्णा हमारे मन में आ गई तो सारा काम खराब हो सकता है। तो तृष्णा किस बात की आनी चाहिए? अच्छे काम करने की, अच्छे विचार ग्रहण करने की, अच्छे मार्ग पर चलने की। अष्टांगिक मार्ग जो है उस मार्ग पर हम चलने लगे, अच्छी बातें सोचने लगे, तो सारी बातें हमें अच्छी तरह से जीवन में व्यतीत करने को मिल सकती है। और हमारा जो समाज है वो समाज भी एक अच्छी तरह से अच्छे विचार से प्रेरित होके जो बाबा साहब का सपना था सारा भारत बौद्धमय करने का, तो हम कर सकते हैं। बौद्ध में कोई जाति नहीं, बुद्ध में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। तो इस मार्ग पर हम चलकर अपना जीवन जो है वो पूरा करेंगे। बुद्ध विहार में पहले से हमने देखा ही भी है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, लेकिन उस काल से लेके और बीच के काल में जो महिलाओं पर अत्याचार या कुछ प्रॉब्लम होगी, वो सब में से बाहर निकालने के लिए बाबा साहब ने संविधान से हमें हक दिया है
और हम आज यहाँ पर खड़ी होकर बात कर सकते हैं। यानी बाबा साहब भी बोधिसत्व कहलाते हैं, उन्होंने भी हमें ये बात बताई है। हमारा जो आचरण है, हम खुद अगर शांति से काम करें तो हमारा घर भी शांति से रहता है। अगर हम ही चिड़चिड़ करने लगे तो सब चिड़चिड़ करने लगेंगे। जो घर की सुख शांति है वो औरत में होती है, ऐसा सब लोग मानते हैं। स्त्री अगर घर को अच्छी तरह से संभाल ले तो वो घर भी आगे आ सकता है। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं, तो हम लोगों ने खुद जो अनुभव किया है, जो सब करके आज जो समृद्धता या सुख शांति मिलती है, वो जो हमने किया उसका ही परिणाम है। जो अधिकार पुरुष के हैं उतने ही अधिकार स्त्री के भी है। कभी कभी हमारे स्त्री अधिकार के लिए हमें प्रत्युत्तर भी करना पड़ता है, लड़ाई भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके पीछे हमारे मन में जो भी हम जवाब देते हैं, उसके पीछे हमारे मन में ये होना चाहिए कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ ये अपने घर के लिए कर रही हूँ। और जब हर स्त्री ऐसा सोचने लगे तो पूरा समाज बहुत अच्छे से हो सकता है। और दूसरे देशों में अगर देखा जाए तो उनको स्त्री स्वातंत्र्य के लिए महिला दिन 8 मार्च का दिया गया है, उसके लिए उन्हें झगड़ना पड़ा था, लेकिन हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा। बाबा साहब ने हमें संविधान से ये दिया है और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री एक रत्न है, ऐसा बोला जाता है। वो देवी है, अलग अलग बोला जाता है, और फिर कृति जो है उसकी विपरीत होती है। लेकिन हमें खुद भी समझना चाहिए कि मैं एक अच्छी नारी हूँ, अच्छा कर सकती हूँ। तो ये सब समाज का जो विषमता चल रही है उसको बचाने के लिए मेरा ये पहला काम है, और उसके लिए मुझे काम करना है। और धम्मों में स्त्री को बहुत ही सर्वसामान्य न मानते हुए सर्वसमान, यानी स्त्री और पुरुष दोनों समान है और मूल्यवान समझा गया है। और इसी मूल्यवान हमारी महत्ता को हमें समझ के अपना काम करना चाहिए। बुद्ध विहार में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर वंदना करते हैं, वहाँ पर जो प्रोग्राम हो उस वक्त हम काम करते हैं। संस्कार की बात करें तो बाल संस्कार जो मुझे कहना था, वो भंते जी ने कहा कि गर्भमंगल संस्कार से ही सारी बातें शुरू करनी चाहिए, तो बच्चों पर अच्छे असर हो सकते हैं। अभी भी हम विहार में जाके वही काम करते हैं। बच्चों को बाल संस्कार केंद्र जो है वो केंद्र भी हम चलाते, तो वो केंद्र में भी बच्चों पर अच्छे संस्कार करें तो उनको भी ये बात समझ आती है। और बड़ों से बहुत जल्द बच्चे वो समझ जाते कि हमें क्या सीख मिल रही है और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और हमें किस मार्ग से कर चल के हमारी प्रगति करनी है, ये बच्चों को बहुत जल्दी समझ आता है। इसीलिए बच्चे जो है वो हमें संस्कारित करने हैं। अभी समाज में देखें तो बहुत ही बुरी बुरी घटनाएं घटती है। हम अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी शाम के वक्त जल्दी घर आया करो, ज्यादा वक्त बाहर मत घूमो, लेकिन हम बेटे को कभी नहीं कहते। वो लड़का है, वो कितनी भी बजे आए तो उसका कुछ नहीं, वो कहाँ भी जाए उसका कुछ नहीं। लेकिन ये जब हम लड़का उसका कुछ नहीं कर जाते, लेकिन वो बाहर जब घूमता है तो बाहर की बातें वो समझता है, और वही ध्यान में रखते हुए 2-4 साल के बाद वो माँ की भी बात नहीं सुनता, पिता की भी सुनता ही नहीं, लेकिन माँ की भी नहीं सुनता, और अपने मन को जैसा चलना चाहिए वैसा वो चलता है। तो हमें हमारे लड़कों पर भी ये संस्कार करने चाहिए कि शाम के वक्त तू जल्दी घर आना चाहिए या बाहर घूमना नहीं चाहिए। अपनी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान देके, माता अपनी जो माँ है वो पढ़ी लिखी भी ना हो तो भी उसने कहना चाहिए। अभी तो माहौल बदल गया है, बहुत सी माताएं 12वीं पास तो है ही, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो फिर भी वो माता अपने बच्चों को किताब लेके बैठाती है कि बेटा बैठो, तुम जो भी किताब में है वो मुझे पढ़ के सुनाओ। तो ये भी एक संस्कार हो जाता है।
और बच्चों को लगता है कि नहीं, माँ को ये मैं बात बता सकता हूँ और उसे मुझे बतानी चाहिए, तो ये सोच के वो भी अपनी माँ की इज्जत करने लगता है और माँ के बारे में उसके मन में भी अच्छा ख्याल आता है, अपनी बहन के बारे में अच्छा ख्याल आता है। और जब वो समाज में घूमेगा तो हर एक औरत, हर एक लड़की, उसके लिए उसके मन में माँ बहन मेरी है ये समझ के वो बर्ताव करेगा। हम तो यहाँ आते हैं तो सब ऐसे एक दूसरे से भाईचारे का नाता रख के बात करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर हमें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारा बर्ताव अगर ऐसा हो, हमारे बच्चे भी इस बर्ताव से चलेंगे तो ये बदल सकता है। और ये सारा काम करने के लिए हमें बिहार ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर हमें ये काम कर सकते हैं। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबके आभारी हूँ। धन्यवाद। इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य राजेंद्र मालशंकर सर और मंच पर उपस्थित आदरणीय बंतेगढ़ और उपस्थित सभी आदरणीय, इस सभागृह में उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मुझे बिहार संस्कृति का निर्माण में बुद्ध विहार समन्वय समिति की भूमिका, समन्वय की भूमिका, इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए कहा है। जब से ये समिति की स्थापना हुई तब से इस समिति के साथ, समन्वय समिति के साथ जुड़ा हूं और जो अलग अलग एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, वो देखने के बाद एक बात हमें करने की जरूरत है, ऐसा लगता है। जहाँ पे हमारी ही जो अलग अलग संगठन है, जैसा कि भारतीय बौद्ध महासभा है, त्रिशरण संघ है, इनमें समन्वय होने की ज्यादा जरूरत है, ऐसा लगता है। क्योंकि आपस में ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, हम इस तरह से काम करते हैं, हम इस तरह से काम करते हैं। मेरे ख्याल से समन्वय की बात जब हम करते हैं तो हर एक की कार्य पद्धति जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसको भी एक धागे में जोड़ने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और हिंगोली जिले का ही मैं उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंगोली जिले में ज्यादा ये प्रोसेस में था। भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी जो है वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ रहे थे। लेकिन जब भी समन्वय समिति की बात हम करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, हमें ऊपर से जब तक आदेश नहीं मिलता है हम नहीं कुछ कर सकते। कोई प्रोग्राम में भी आने का है तो बोलते कि हमें ऊपर से आदेश आना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल जो जिसके बारे में वो बोलते हैं, और ये अनुभव जो है वो खाली हिंगोली का नहीं है, हर जिले में यही बात है। शायद औरंगाबाद में नहीं होगा, लेकिन हाँ हर जिले में यही बात है कि ऊपर से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। एक छोटा सा प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में नागपुर से कुछ लोग इसके लिए आए थे, अभ्यास दौरे के लिए आए थे, और वो ग्रुप को जो कि समन्वय समिति का भाग नहीं था, बाबूडे साहब के सब ग्रुप के लोग थे, तो उनका प्रोग्राम रखने का और उनको बातचीत करने के ये संदेश देने के बाद वो अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा और कहा कि ये ऐसी ऐसी बात है, हम उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे आपस में जो द्वंद्व चल रहा है, इसके बारे में कुछ होना जरूरी है और ये समन्वय के बारे में हमें सीरियसली कुछ करना जरूरी है। तो फिर ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग की पद्धत ऐसी है, इनकी पद्धत ऐसी, ये बातें जो है चलती रहती है। अभी लास्ट का इलेक्शन जो हुआ, वो इलेक्शन में हमारे जिले में और एक अलग टाइप का, हमारे मतदार संघ में अलग टाइप का एक अनुभव हमने देखा। जिनको इलेक्शन लड़ना था उन्होंने 1000 मूर्ति लाई, बुद्धा की मूर्ति 1000 मूर्ति लाई और हर गांव में जाके बोलने लगे कि भाई मैं तुम्हें मूर्ति दूंगा,
मैं तुम्हें विहार बांध के दूंगा, मैं ये सब बातें बोल के लोगों में जो कंफ्यूजन जिसको बोलते हो निर्माण करने की बात हो गई। जो लोग उस टाइम इसको विरोध करते थे वही लोग आप उनका सत्कार कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरे ख्याल से जो संदेश है वो संदेश लोगों में जिस तरह से जा रहा है, इसके बारे में भी हमें लोगों में अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, हर टाइम इलेक्शन आएंगे, हर टाइम कोई ना कोई तो भी मूर्तियां लेंगे, हर टाइम कोई ना कोई तो भी एक अलग आश्वासन देंगे, और ये जो हमारा जिस अच्छे ढंग से चलने वाला काम है उसको उसका परिणाम होने वाला है। इसलिए मुझे मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें समन्वय करने की जरूरत है, लोगों में जाके समन्वय करने की जरूरत है। और ये अलग अलग विधियों की जो अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग तरीके से चल रही है, इसके बारे में हमें मिलकर कुछ तो भी ऐसी एक पद्धति बनाना जरूरी है जिस पद्धति से मेरे ख्याल से एक अच्छा समन्वय बन जाएगा। और लोगों में एक ऐसा जो गलत संदेश जा रहा है कि इनमें भी काफी संगठन है, इनमें भी अलग अलग विचार है, विचारधारा का जो संघर्ष है वो इनमें भी है, हमारे इनमें से है, ऐसी बात नहीं। तो मेरे ख्याल से दीज आर द थिंग्स जिसके बारे में हमें थोड़ा सा काम करना जरूरी है। और हर जिले में, हर विभाग में, पूरे राज्य में कार्य पद्धति जो है हमारी समान किस तरह से हो सकती है, इसके बारे में विचार करना जरूरी है। इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका संयोजन समिति ने दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और सभी महानायिका को मैं अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित भिक्षुगण, इस बुद्ध विहार समन्वय समिति तीसरे बुद्ध विहारों का राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे सत्र के अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र भालशंकर जी और बाकी सभी साथी और उपस्थित सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और गोवा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएशन प्रोफेसर के पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ। और मेरा और बुद्ध विहार समन्वय समिति का जो एसोसिएशन है 2019 से है। मैंने जो भी पहले जो अधिवेशन हुए उसके बाद पहला राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ नासिक में, उसके बाद आळंदी पुणे, और ये तीसरा आज हो रहा है। तो विषय बहुत गहरा है और विषय जैसे दिया गया है बुद्ध विहार समन्वय समिति का की भूमिका विहार की संस्कृति निर्माण करने में। मेरा मानना है विहार का मतलब केवल 4 दीवारें नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी 4 दीवारों में बाबा साहब की और तथागत भगवान बुद्धा की मूर्ति रखता है, कहता है विहार है। जब तक कुछ जगह से संस्कार नहीं दिए जाएंगे, जो अभी पहले सत्र में हमें मध्य जी ने कहा है, जब तक हमारे विहार संस्कार केंद्र नहीं बनेंगे तब तक हम उन्हें विहार नहीं कह सकते। ये मेरा मानना है। अगर गलती हो तो माफ कर देना। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे वक्तागण भी यहाँ पे अपनी बात रखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत पूरे भारत में बहुत सारी जगह पे ऐसी हमारी विहार है जिन्हें कई 2 ताले भी लग चुके हैं। ये सभी ताले निकाल के उस विहारों को ऑपरेशन करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इसमें ऑलरेडी बुद्ध विहार समन्वय समिति उसमें काम कर रही है, लेकिन आप सभी की ये जिम्मेदारी है कि अगर बौद्धों की या विहार की अगर संस्कृति निर्माण करनी है, जो भी विहारें बंद है या किसी कारण नहीं चल रही है, वो विहारों को हमें ऑपरेशन करना है, शुरुआत करना है। उसके लिए कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जितने भी गट है, जितने भी उनके संगठन है, उनके साथ मीटिंग ली जाए। जो उनकी भी मैनेजमेंट होगी, जो भी कोई कमेटी होगी, उनके साथ मीटिंग ली जाए और उनके साथ बात करके उनमें समन्वय लाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, इस विहार में एडवांस एजुकेशन, बौद्धों का कल्चर प्लस संस्कार, एजुकेशन,
ये सब जब तक नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से बाबा साहब का जो सपना था वो सपना पूरा नहीं होगा। और इस विषय में बुद्ध विहार समन्वय समिति काम कर सकती है और डेफिनेटली मैं उसमें अपना योगदान डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में काम करता हूँ और पिछले 5 साल में गोवा में पहला विहार और संस्कार के निर्माण करने के कार्य में उसमें भी बुद्ध विहार समन्वय समिति की बहुत अहम भूमिका है। दूसरी बात है, हमें धम्म क्यों चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बात है कि हम दीक्षा लेने से पहले जिस धर्म में हम थे उस धर्म में कभी भी हमें एक रिस्पेक्ट नहीं दिया। हमेशा हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब नीचापन, तुम ये हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमेशा क्या हुआ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो जब हम जिसे सुप्त गुण कहते हैं मराठी में, हिडन क्वालिटीज, उसे चालना नहीं मिलती। हमारे जो हिडन क्वालिटी से चालना नहीं मिलती और इसी को दबाव को दूर करने के लिए हमें बाबा साहब ने उस पूरी तरह से वो जो हिंड्रेंस था, जो दबाव था, उससे मुक्त करा। इसलिए बाबा साहब ने हमें धम्म दिया। धम्म एक तरह की हमें स्वतंत्रता की भावना देता है, सेंस ऑफ फ्रीडम। जब तक हम अपने आप को जब तक हम फ्री नहीं मानेंगे, हम मुक्त नहीं मानेंगे, तब तक हम कुछ मुक्त से नहीं कर सकते। दूसरा है धम्म बुश कॉन्फिडेंस, हमें आत्मविश्वास देता है और इसी के कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं गोवा का पहला बुद्धिस्ट डॉक्टर हूं और गोवा मेडिकल कॉलेज में एक और बुद्धिस्ट डॉक्टर है जो आगे रह के अभी फ्रंट पे काम कर रहा है। कि मैं बड़प्पन नहीं कह रहा, मैं बाबा साहब की वजह से यहाँ पहुंचा, इसलिए बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए आखिरी दम तक मैं काम करूंगा और यही काम मैं करते आ रहा हूँ। और इसमें सभी लोग पूरे भारत के लोग मुझे साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं पिछले 9 मार्च को मैं जयपुर में था मैं 9 मार्च को। और पहले जब मुझे लोग कॉल करते थे तो पूछते थे कि कैसे हो, अब जब कॉल करते हैं तब पूछते हैं कि कहाँ हो। 2 दिन पहले मैं मुंबई में था, किसी में ऑफिस के काम के कारण। फिर कल शाम से हमने ट्रेन पकड़ी और मेरे ऑफिस के काम के कारण थोड़ी सी देर हुई, इसलिए मैं देर से पहुंचा। ये पहला मेरे ख्याल से प्रोग्राम रहेगा जब मैं प्रोग्राम में देर से पहुंचा। इसके पहले हमेशा मैं पहले दिन ही पहुंचता था। तो ऑफिस का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबा साहब की वजह से जो हमें नौकरी मिली, शिक्षा मिली, उसके प्रति जो भी जिम्मेदारी मिली वो हमें पूरी करनी है। और एक मेरा मतलब सबसे अच्छा जो बहुत मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे समाज के लोग जहां पे जिस स्थिति पे, जिस एक्चुअली पोजीशन पे, उन्होंने अपना 200% दिया है। बहुत सारे लोग मेरे साथ ताल्लुक आता है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। तीसरी बात है कि धम्म की वजह से बहुत सारे हमें पैसों की बचत होती है। अगर हम देखें कि हम पहले जो धर्म में हम लोग थे, देखो आप इतने सारे त्योहार है और मैं ये समझता हूं कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हमारे लोग जो धर्म को नहीं मान रहे हैं उनका गरीबी का कारण ये त्योहार है। क्योंकि एक त्योहार खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। और त्योहार में आमदनी किसकी होती है? सिर्फ 2 लोगों की। अभी देखो, अभी शादियां आ रही है, शादियां में हल्दी होती है तो हल्दी के रंग के कपड़े पहने जाते हैं, मेहंदी होती है तो मेहंदी रंग के कपड़े होते हैं, फिर शादी में अलग अलग कपड़े होते हैं। कपड़े कौन बनाता है और पैसे खर्च किसके होते हैं? ये अगर अपना समाज अगर माने, मैंने बहुत गोवा में और कोंकण में आप जाओगे तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि हमारे लोग गरीब क्यों है? क्योंकि वो बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा साहब को नहीं। हमारे लोग कोंकण में और गोवा में बाबा को ज्यादा फॉलो करते हैं, बाबा साहब को नहीं फॉलो करते। अगर कोई बाबा उनके घर में आए, अगर वो 5,000 10,000 पैसे उठा के ले जाता है, अगर उसी घर में अगर किसी बच्चे को अगर एक 500 रुपया की या 100 रुपये की किताब की जरूरत है तो वो पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो बाबा उस घर से 5,000 10,000 ऐसे उठा ले जाते हैं। और हमारा समाज इसलिए गरीब है कि ज्यादा त्योहार में खर्च करता है। बाबा साहब तो अर्थतज्ञ है, हम बाबा साहब के अनुयायी है, फिर भी बाबा साहब के बाबा साहब की जो अर्थ नीति है आज तक हम समझ नहीं आ रहे। हम लोग समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे, इसलिए हमारा समाज गरीब है। मेरे ख्याल से इस विषय में भी समन्वय समिति काम कर सकती है, इसलिए हम सभी को उनका सहयोग देना है। मैं भी देखता हूँ कि
जयंती में आजकल बहुत डीजे लग रहे हैं, बहुत बड़े रैलियां निकलती है, इतना खर्चा। मेरे ख्याल से हमारे जो बाबा साहब ने दिए हुए जो हक और अधिकार है, एक ऐसे निकलते जा रहे हैं, फिर भी हमारे लोग नाच रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि लोग इस खुशी से नाच रहे कि हमारे अधिकार जा रहे हैं या लोग अनभिन्न है। मेरे ख्याल से जो पूरे भारत में जयंती पे जो खर्च होता है, अगर ये पैसे हम जयंती पे उस तरह से अगर ना खर्च करें तो हर एक साल में हम कितने कॉलेज खोल सकते हैं, अपने बच्चों को हम अपनी शिक्षा दे सकते हैं, यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। इसका हमें तय जाके वी नीड टू डीपली थिंक एंड इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट दैट ऑल दिस मनी शुड बी स्टॉप गेटिंग वेस्टेड इन ऑल दिस सेलिब्रेशंस, क्योंकि इसका कोई रिटर्न है ही नहीं। ये सब पैसे किसी और के जेब में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस विषय पे भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे अभी कहना ताई ने बताया कि ताई ने बताया कि महिला, बाबा साहब का एक सिद्धांत है, अगर महिला गरीब अगर गुलाम हुई तो उसके पेट में जो जन्म लेगा वो बच्चा गुलाम होगा, बच्चा गुलाम होगा तो फैमिली परिवार गुलाम होगा, परिवार गुलाम होगा, ऐसे अनेक परिवार गुलाम है तो समाज गुलाम होगा, अगर समाज गुलाम हुआ तो देश गुलाम होगा। ये बाबा साहब ने दिया हुआ गुलामी का सिद्धांत है। और इसलिए हमारे महिलाओं को सुशिक्षित करना और सशक्तिकरण करना और धम्म के मार्ग पर ले आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सशक्तिकरण और महिला का सशक्तिकरण हो गया, महिला सुशिक्षित हो गई तो अपने पूरे परिवार को बचा सकती है, पूरे समाज को बचा सकती है। और दूसरी बात जाते जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे हजारों लाखों संगठन हमारे देश में है। हमें ये नहीं कहना है कि आपका संगठन बंद करो और हमारे संगठन पे काम करो, हमें कोई समन्वय करके काम करना है। आप अपने संगठन से काम करो, लेकिन हम जुड़ के काम करेंगे तब कुछ रिजल्ट आएगा। अगर समझो अगर एक ही बैनर बन जाए, सबके नाम डालो, उसमें क्या है, हमारा ईगो बहुत काम आता है, जिसमें बहुत ईगो आड़े आता है कि हर किसी को लगता है कि जो प्रोग्राम होना है मेरे बैनर के अंदर ही होना है। तो मैंने गोवा में ये प्रयोग शुरू किया और खुशी है कि पिछले 5-6 साल से पूरे 31 संगठन साथ में आके एक ही जयंती सेलिब्रेट कर दिए 14 तारीख को। और मैं पिछले 5 साल से सिर्फ एजुकेशन और धम्म इसी विषय में, इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूं। और गोवा में पहला बुद्ध विहार और संस्कार केंद्र निर्माण के कार्य में मैं पिछले 2019 से जुड़ा हूं। और ये गोवा का जो विहार है, जाते जाते मैं बस तो आपको ये कहना चाहता हूं कि गोवा एक ऐसा क्षेत्र है, माने कि बहुत छोटा है, पूरे देश में अगर कंपेयर किया जाए बहुत छोटा है, लेकिन पूरी दुनिया वहां पे आती है। और गोवा के ये विहार में या इस सेंटर में पूरे दुनिया के बौद्धों को एकत्रित किया जा सकता है, क्योंकि हर कोई गोवा आना चाहता है। और इसलिए ये जो हम लोग गोवा में जो विहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप जानते हैं कि अभी नया एयरपोर्ट बना है और हम जो जगह खरीद रहे हैं, हम सरकार से कोई मदद नहीं ले रहे हैं, हम अपने समाज के बलबूते ये जगह ले रहे हैं। 2500 स्क्वायर मीटर यानी 25,000 स्क्वायर फीट हम लोग जगह ले रहे हैं और इस जगह पर ये विहार बनेगा। और वहां पे अपने लोग जो गोवा में आते हैं घूमने के लिए एक साथ कम से कम 100 लोग रहेंगे, ऐसे लोगों की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य क्या है, हर कोई गोवा में आता है, पैसे खर्च करता है, होटल में खाना खाता है, बड़े बड़े होटल में रहता है। अगर देखा जाए तो हम सिर्फ होटलों में सोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं होटल, बाकी पूरा दिन हम लोग कहीं बाहर ही रहते हैं। अगर हमारी जगह अगर है तो हम अपने लोगों को वहां पे रहने की व्यवस्था करेंगे। जो पैसा समाज का पैसा बाहर जा रहा है, किसी और के जेब में आ रहा है, वो पैसा हम अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए, एजुकेशन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पे ये विहार बनेगा। हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। अभी गोवा का ये जो नया एयरपोर्ट बनने से भाव बहुत बढ़ गए हैं और कुछ गोवा की सरकार की नीतियां भी बदल गई है। थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन इसलिए थोड़ा विलंब लग रहा है, थोड़ा एक्शन हो रहा है, लेकिन हमने प्लान भी बना दिया है। तो मैंने
2022 में अपने प्रोविडेंट फंड से 5 लाख निकाले, बाकी का लोन लिया और एक मैंने स्टूडियो फ्लैट खरीदा, जहाँ पे मिशन एकेडमी के अंतर्गत बच्चों को कोचिंग और काउंसलिंग दी जाती है। और वहाँ पे हर महीने के चौथे संडेज को बच्चों के लिए एजुकेशन ली जाती है। हमारे संबोधि ट्रस्ट गोवा नाम से एक ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और उसे ही तहत ये सब काम हो रहा है। हमारे बाहर स्टॉल भी है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो मैंने बातें कही है, जब बुद्ध विहार समिति को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब का एक भीम सैनिक हूँ और आखिरी दम तक बाबा साहब का ये जो काम है, बाबा साहब का जो ये कारवा है उसे आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। और गोवा में जो पहला बुद्ध विहार हो रहा है डेफिनेटली, और स्टॉल पे आप जरूर भेज दें तो पूरी जानकारी वहां से मिलेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम नहीं है। तो मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया, इसलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने शब्दों को यहीं पे विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का, तो मेरे को जो भी मेरा अनुभव है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सम्मानित मंच और आए हुए सभी बहन भाइयों, विषय बुद्ध विहार समन्वय समिति का है और इसके संचालक और निर्माण के लिए बात हुई है। ये विषय मुझे दिया गया है। साथियों, मैं इस मिशन में सन 90 से मान्यवर कांसीराम साहब से बाम सेठ के 2 अधिकारियों के द्वारा मैं वहां पहुंचा और मुझे वो लेके गए और मुझे ये मिशन दिमाग में आया। तब से मैं बराबर इस मिशन में लगा हुआ हूं। मैं एक बिल्डिंग वर्क का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, एमएस के कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। साथियों, मैं पंजाब में साहब कांसीराम साहब के घर पे आने जाने का मुझे बहुत मौका मिला है और मुझे सुनने का और देखने का और उनको बुलाने का बहुत अवसर मिले हैं मुझे। साहब कांसीराम साहब ये कहा करते थे एक लाइन में, भारतीयों का दुख, बहुजनों का दुख व्यक्त किया करते थे। भाषण तो बहुत विद्वान थे, वो लंबे लंबे भाषण थे उनके, बहुत अच्छे उद्बोधन हुआ करते थे। एक लाइन बताया करते थे, हमारे दुख का कारण क्या है, हम जिसको जानते हैं उसको तो मानते नहीं और जिसको मानते हैं उसको जानते ही नहीं। यही बात है और ये आपके सामने है। आप सब विद्वान जन हैं, मैं तो राजस्थान का प्रदेशवासी हूं, मैं इतना बड़ा नेता और वक्ता नहीं हूं, लेकिन ये आंखों देखा अनुभव है। इतना समझाने के बावजूद भी मनवादी त्योहारों के बाद इनके पीछे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और बड़े हंसी खुशी के साथ, और वो पढ़े लिखे लोग जो एजुकेटेड अफसर हैं उनका हाल देखा है हमने, और वो हमें ये कहते हैं अरे यार कुछ नहीं, ये सब होनी जानी बातें हैं, ये तो बहुत लंबा समय लगेगा। अब बाबा साहब थोड़ी हमारे सामने, और कांसीराम साहब का बहुजन संघ अखबार में देने जाया करता था तो साथियों वो मजाक बनाया करते थे हमारी। मैं बीएसपी में मेरा पूरा समय लगा। सन 2008 के अंदर मैं विराटनगर से हूं, जहां सम्राट अशोक 1 साल रुके हैं। वहां सम्राट अशोक की धर्म स्थली है, पुरातत्व विभाग के अंडर में है वो। वहां पर पूरे ऑल इंडिया से 80 बुद्धिस्ट आए, विद्वान जन आए, आप जैसे औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से, गोवा से, यूपी से, दिल्ली से, सभी लोगों का मुझे आदेश हुआ। जैसे बाबू सरस्वती बहुत साहब ने, अशोक जी ने मुझे आदेश दिया, खाड़िया जी आपको आना है, यहाँ जरूर आना है। मैं यहाँ चला आया
ऐसे ही उन्होंने मुझे आदेश दिया, खाड़िया जी एक मिशन के नाम मात्र एक अच्छे वर्कर हैं, आपको वहां राजस्थानी भोजन दाल बाटी चूरमा का प्रबंध करना पड़ेगा और हम पहाड़ी पे ही कार्यक्रम रखेंगे। ठीक है, मैंने कार्यक्रम करवाया वहां पर, अच्छा कार्यक्रम हुआ उनका। 2009, 10, 11 और 12 तक सम्राट अशोक धम्म दिवस मेले भरवाए, वहां मेले लगे अच्छे। अलवर के साथी हरिराम बोध मेरे साथ हैं, बस भर के इनकी आई वहां पर। लेकिन साथियों, संचालकों की जो बात हो रही है मैं बताना चाह रहा हूं, बुद्धिस्ट संचालकों की जो बहुत लोग आए वो तो अच्छे थे, लेकिन वहां जयपुर के जो लोग थे कुछ ऐसे बुद्धिस्ट निकल करके आए, वो आरएसएस के लोग, अच्छा चंदा देने वाले लोग वहां पर आए और उनको मंच पे आसीन कर दिया 5 रुपए, लाख लाख 2-2 लाख रुपए। विराटनगर वो धरती है जहां पर माननीय नरेंद्र मोदी के गुरु आचार्य धर्मेंद्र, अब तो खत्म हो गए, वो रहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के गुरु थे वो, अटल बिहारी के गुरु थे वो, और नरेंद्र मोदी के भी गुरु थे। वो विराटनगर की धरा है जहां पंचशील का और बहुजन समाज पार्टी का हाथी का झंडा लेके कैलाश खाड़िया चलता था सन 90 से, जहां कोई भी होने वाला नहीं आ। बंजर धरती थी साथियों। मैंने ये मिशन सीखा, मैंने ये प्रण लिया। कितने लंबे भाषण दे लीजिए, भाषण देने वाले बहुत वक्त आ गए। हमारे भाई चंद्रशेखर जी बहुत संसद में ललकारते हैं, भीम आर्मी के लोग कहते हैं छोटे छोटे बच्चे 15-20 साल के, अब तो अंकल जी चंद्रशेखर जी के साथ लग जाओ। मैंने कहा भाई हम बाबा साहब के बुद्ध के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं। तो कांशीराम साहब भी ये कहा करते थे, अरे मेरी तरफ क्या देखते हो, मैं तो बहुत लंबा चौड़ा हूँ, लेकिन मैं बाहर निकलते एक्सीडेंट से मर सकता हूँ। मैं जिस मिशन में काम करता हूँ, दुश्मन मुझे पता नहीं कब धराशायी करते हैं। मेरे से मत जुड़ना, विचारों से जुड़ना। इसलिए विचारधारा हमारे घरों में होनी चाहिए और हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। जन्म से मरण तक के संस्कार जब धर्म को मानते हैं तो धर्म के अनुसार होने चाहिए साथियों, तब दुश्मन घबराएगा आपका। दुश्मन की मजाल नहीं, ये देश हम लोगों का है, ये हम मूल निवासी इस देश के हैं, ये देश हमारा है। तो कांशीराम साहब की भाषाएं मुझे बोलनी पड़ रही है। आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर लोग आपके बिहार में घुस रहे हैं साथियों। हमें ताकत लगानी पड़ रही है, ये हमें देखना होगा, सोचना होगा, हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। और आज वो समय आ गया है, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो साथियों बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। तो मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं बोलते हुए मैं तो यही निवेदन करूंगा, बाबू अशोक सरस्वती बोध साहब ने मुझे यहाँ बुलाया, पुणे में भी बुलाया, आनंदी में भी आया था मैं। साथियों मेरी इनकी कोई मुलाकात नहीं थी, मेरी इनकी मुलाकात नहीं थी। एम्स मेडिकल कॉलेज में एक भाई की बेटी का एडमिशन हुआ था। मेरे यहाँ रमेश भाई अनागारिक जी गुजरात के, वो मेरे अनागारिक जी रह के गए थे 5-6 दिन मेरे घर पे। साथ विराटनगर जो बीजक पहाड़ी पे आता है साथियों, में मुझे सेवा करने का मौका मिलता है उनका। काफी बहुत बिहार पे वहां आने वाले भक्ते लोग भी आते रहे हैं, मैंने उनकी सेवा की है। वो यहाँ इनके आए हुए थे, मैंने उनको फोन लगाया और उस लड़की का एडमिशन इन्होंने करवाया और अपने घर की तरह रखा। 4 साल हो गए, अपने परिवार की तरह वो लड़की रह रही है नागपुर के अंदर। साथियों परिवार याद आने नहीं दिया उस भाई की लड़की को, मेरे मामा जी की पोती थी। उन्होंने मेरा नाम और नंबर इनको दे दिया, फोन पे बात हुई, दिल्ली मेरे को इन्होंने बुलाया। पश्चिमपुरी में जो बुद्ध विहार है उसमें हमारी मीटिंग हुई और मेरे को इन्होंने राजस्थान की जिम्मेवारी दी। तो मैं साथियों इनकी जिम्मेवारी को स्वीकारते हुए मैंने इनके पाली भाषा के भी कार्यक्रम करवाए हैं और आचार्य भालशंकर जी यहाँ बैठे हुए, इनका चोमू में साहब का एक कैडर कैंप करवाया और प्रशिक्षण लेने के लिए अभी नागपुर लोग आएंगे यहाँ, टीचर्स लोग। मेरे से जो मेरी क्षमता है उतना मैं कार्य कर रहा हूँ और इनके 3-4 कार्यक्रम भी करवाए हैं और मेरी मंशा है साहब बीजक पहाड़ी पे एक बार और आलिशान कार्यक्रम कराएं बुद्ध विहार समन्वय समिति का, जिसमें लोगों में जागरूकता आएगी। तो साथियों मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले, जो झुकना जानता नहीं, जो झुकना जानता नहीं उसे इंसान कहते हैं, बदल दे जो जमाने को उसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, उसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। समन्वय समिति द्वारा आयोजित किए 3रा बुद्ध विहार का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस अधिवेशन में मुझे
अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए मैं सबसे पहले आप संयोजकों का मनपूर्वक ऋण व्यक्त करती हूँ। यहाँ पे ये जो चर्चा सत्र है जिसमें विहार संस्कृति का निर्माण में बुद्ध विहार समन्वय की भूमिका, इसमें जो मेरे साथी हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, जयाजीराव पाईकराव, डॉक्टर उल्लास अंबेडकर सर और स्मिता खन्नार जी, और जो अध्यक्ष है इस चर्चा सत्र के आचार्य राजेंद्र भालशंकर जी, और मंच पर यहाँ पर जो बनते विशुद्धानंद जी और उनके साथ जो बनते जी यहाँ पे उपस्थित है, उनको मैं नमन करती हूँ और आपके सामने अपनी बात रखने का प्रयास करती हूँ। महाकार्मिक तथा गौतम बुद्ध, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, स्त्री मुक्ति की उद्गाती महाप्रजापति गौतमी, और जो परिवर्तन की मूवमेंट है उसे मैं सबसे पहले विनम्र अभिवादन करती हूँ और आपके सामने अपनी बात रखने का प्रयास, यह शब्द मैं बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी का ये पहला अवसर है कि मैं हिंदी में बात करने का ये प्रयास ही है मेरा, और आप समझ लीजिए क्योंकि हम जो है महाराष्ट्रियन लोग हैं और मराठी में बात करने की आदत है, लेकिन यहाँ आउट ऑफ महाराष्ट्र हमारे भाई और बहन यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए मैं मराठी में आपके सामने बात करना चाहती हूँ। वो तो होने ही वाला है अपने आप जैसा बन पड़े वैसा करना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारे पितृतुल्य डॉक्टर आगलावे सर है और मैंने उनका सुना, उन्होंने बहुत ही अच्छे हिंदी में बात करी क्योंकि वो एमपी वगैरह नागपुर के नजदीक है। हमारे महाराष्ट्र में हम मराठी चलती रहती है, लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छा लगता है कि ये अवसर मुझे ये तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन ने मुझे ये अवसर प्रदान किया क्योंकि हम जो चीजें हमें इजी लगती है उसी में करते रहते हैं। और मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ पर आने के बाद ही मैंने सोचा कि नहीं, मैं हिंदी में बात कर लूंगी क्योंकि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, और अपनी जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस लांघने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिखाया है। बाबा साहब ने बोला है कि तुम सोने की लेवल का काम करोगे तो वो लोग कथील के लेवल से तुम्हें वो आकेंगे, तो इसीलिए हमें और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और ये सारे लोग हैं मेरे भाई बहन हैं और पूरे देश से, अलग राजस्थान है, गोवा है, अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं, तो उनके साथ अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, उनके साथ अगर संवाद करना है तो उन्हें जो भाषा समझती है उसी भाषा में बात करना जरूरी है। इसीलिए एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के तौर पे मैं ये आपके सामने बात रखने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये जो बुद्ध विहार समन्वय के लिए ये अधिवेशन है, तो यहाँ पे बात करते हुए मुझे मैं कबीर जी का दोहा आपके सामने पहले रखना चाहूंगी कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु की जिन गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। ये बुद्ध विहार समन्वय समिति का अधिवेशन है और ये बुद्ध के बारे में बात चल रही है, तो मुझे फिर ये याद आया कि बुद्ध से हमारी मुलाकात किसने करवाई, हमें बुद्ध से किसने मिलाया। हमें महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध से मिलवाया, उनके आंचल में हमें लाके बाबा साहब ने डाला है। तो अगर मैं ये बुद्ध विहार समन्वय समिति का ये जो अधिवेशन है और ये सब बुद्ध विहारों का समन्वय होना चाहिए, इस ढंग की बात, एक अच्छी पहल अगर हो रही है तो मैं देखती हूँ जो बातें चल रही है, जिस ढंग से यहाँ पे अपना पक्ष लोग रख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनका सबका अभिनंदन करती हूँ कि इस ढंग से कि हर तरफ आज का जो प्रतिगामी माहौल है, जिस ढंग से सब लोगों को बांटना बंटवाना जारी है, ऐसे माहौल में हम सब लोग
एकीकरण की बात कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि भारत बौद्धमय हो, भारत को बुद्धमय करना था, ऐसा बाबा साहब का मिशन था। और मैं समझती हूँ कि उस तरफ कुछ आगे ले जाने का आपने ये काम शुरू किया है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि ये बहुत अच्छी और आज के लिए बहुत जरूरी बात है जिसे लेके आप आगे आ रहे हो, और उसमें मुझे आने का आप लोगों ने अवसर दिया है। मैंने बोला कि बाबा साहब ने हमें बुद्ध से परिचित करवाया, तो बाबा तो पूरे विश्व में बुद्ध का जो आकलन लोगों का है, अलग अलग तरीके का बुद्ध, जैसे हमारे वो चारवाक का एकांक जो है, तो उसमें कि हर कोई वो 4 अंधे और हाथी की एक कथा वहां पे बताते हैं। तो जो 4 अंधे लोग हैं, अलग अलग तरीके से वो हाथी की तरफ उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो समझ है, उन्हें हाथी जिस ढंग से समझ में आता है वो अलग अलग तरीके से उसका टेस्टिंग करते हैं। जिसने कान को हाथ लगाया बोलता है कि हाथी सूप की तरह है, जिसने पूंछ को हाथ लगाया वो बोलता है कि नहीं ये जो झाड़ू होता है वैसा है। ऐसे हर आदमी जो है, हर शख्स जो है, वो जो अंधा शख्स है, अलग अलग अपने तरीके से वो हाथी जो है, हाथी का आकलन करता है और उस ढंग से वो प्रयास करता है, उस ढंग से समझता है। और मैं समझती हूँ कि पूरे विश्व भर में तथागत बुद्ध का जो फिलॉसफी है, तथागत बुद्ध ने जो को विचार दिया है, तो अपने अपने तरीके से हर किसी ने अलग अलग ढंग से तथागत बुद्ध के विचार को समझा है और उसी तरह से लोग मान रहे हैं। इसलिए हमें पता है महायानी बुद्ध है, हीनयानी बुद्ध है और तांत्रिक बुद्ध है, बहुत सारे अलग अलग उसमें जो पंथ है, और उसी ढंग से लोग वो उसे ऑपरेट करते हैं, आगे लेके जा रहे हैं। इसीलिए समन्वय करना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि हर कोई अपना अपना वो जो पंथ है, उसे अपना कल्ट उसे लेके जा रहा है, और हर कोई अपने अपने जो विचार है वो उस विचारों के ऊपर एकदम अड़िग है, वो नहीं चाहते कि बदले। और इस ढंग से वो समन्वय होना ये बहुत मुश्किल ऐसी बात है, और ये मुश्किल बात आसान करने के लिए आपका ये प्रयास जारी है। इसलिए मुझे लगता है ये इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। ये मुश्किल क्यों लगता है, मुझे एक छोटा सा एक किस्सा है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एक राजा था और उस राजा की जो कन्या थी, राजकन्या, तो उसका विवाह करना था, स्वयंवर के लिए उसने पूरे जगह जगह पे लोग भेजे, उनके जो कर्मचारी थे सॉरी उनके जो वर्कर्स थे, उनको जगह जगह पे भेजा कि नहीं मुझे अपनी लड़की के लिए एक अच्छा वर ढूंढना है। तो अच्छा वर बोले तो वो जो राजकन्या थी उसका कहना था कि मुझे शादी तो करनी है, लेकिन वो जो वर है वो 36 गुणी होना चाहिए, उसमें 36 गुण होना चाहिए। तो वो जगह जगह पे ढूंढ रहे थे, लेकिन 36 गुणी वर कोई मिल नहीं पा रहा था। तो ऐसे वो उनका प्रधान जी वो ढूंढने के लिए जा रहे थे। एक जगह पे एक खेत में एक क्या बोलते हो वो हाँ वो मैनपाल को क्या बोलते हो, तो नहीं याद आ रहा। तो वो जो है हाँ गठरिया, वो गठरिया वहां पे था, और एक खेत में काम करने वाला एक आदमी वहां पे था। तो प्रधान जी थक हार के वहां पे गया और बैठा, तो उसने ऐसे ही बातों में पूछा कि अरे ये ऐसे हमारे राजा है, उनकी एक कन्या है, उसकी शादी करनी है, लेकिन हमें 36 गुणी लड़का चाहिए और मिल नहीं रहा। तो वो जो खेत में काम करने वाला आदमी था, किसान, उसने बोला कि ये जो हमारे पास लड़का है ये बड़ा ही अच्छा है, 36 नहीं लेकिन 34 गुण इसमें है। तो बोला प्रधान जी होशियार था, होशियार ही रहता है प्रधान जी, आपको पता है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, 36 नहीं 34 तो है ना, तो चला लेंगे काम। तो उसने पूछा कि ठीक है, 2 गुण जो है जो नहीं है वो छोड़ देंगे,
34 जो है तो ठीक है, अच्छा, लेकिन बताओ तो सही कि 2 कौन से गुण उसमें नहीं है, तो वो तो बताओ। तो उसने कहा कि एक बात ऐसी है कि इसने कोई शिक्षा ली नहीं, इसे ये अज्ञानी है, इसे कुछ ज्ञान नहीं है, ये एक पहली बात है। और दूसरी बात क्या है उसने पूछा, तो वो बोला कि ये अज्ञानी तो है लेकिन ये किसका सुनता नहीं, उसे किसी का सुनने का आदत ही नहीं, सुनता नहीं। तो वो अपने समाज की भी मैं समझती हूँ ऐसी बात है। एक तो हमें इस चीज के बारे में ज्ञान है कि नहीं, हाँ, हम अज्ञानी है, अज्ञानी तो है, लेकिन हमारी बढ़िया बात यह है कि हम किसी का सुनना ही नहीं चाहते। तो हर कोई जो है ना, इसी ढंग का 36 गुणी व्यक्ति के खोज में हम निकले हैं, लेकिन हमारे पास 34 गुण है, और ये 2 ज्यादा हमारे क्वालिटीज है कि हमें ज्ञान नहीं और सुनना भी नहीं चाहते। समन्वय कैसे हो, समन्वय कैसे हो? ऐसी अगर बात है कि हमारे पास उस चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और हम किसी का सुनना भी नहीं चाहते, हम समझते हैं हमें ही सब कुछ पता है, हम ज्ञानी हैं, इसको नहीं समझता, उसको नहीं समझता, तो हर कोई एक अलग अलग जगह पे बटे हुए हैं, और इसीलिए समन्वय होना बहुत मुश्किल बात है, और इसीलिए समन्वय करना ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये सिचुएशन है तो हमें काम करना पड़ेगा, हम बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पे एक वक्ता के तौर पे खड़ी हूँ, मेरी इसमें कुछ बहुत मेरा बहुत ज्ञान है इस विषय में, ऐसा मेरा कोई भी दावा नहीं है। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं बाबा साहब की लेख हूँ, बाबा साहब की मैं लड़की हूँ, इस हद से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और ऐसा भी एक, हम कन्नड़ में रहते हैं, कन्नड़ औरंगाबाद में ही है, और वहाँ पे कोई बुद्ध विहार नहीं था, तो मैं मेरे हस्बैंड राजानंद सुरड़कर और मैं, हम कन्नड़ में वहाँ पे चले गए। वहाँ पे मैं प्रोफेसर बोल के काम करती हूँ, तो हमने जहाँ पे जगह ली मकान बांधने के लिए, तो वहाँ पे हमारे अलावा एक अपने बुद्धिस्ट लोगों का एक मकान था, हमारे 2 ही मकान हैं, और बाजू में पूरा सा मिक्स पॉपुलेशन है। तो हमारे सामने ओपन प्लेस था, फिर हमने वो अतिक्रमण कर दिया दोनों ने मिलके, और वहां पे हमने विहार बनाया। तो विहार बनाया हमने, तो ऐसे काम जारी था, हम विहार बना, ये पत्रकार है, राजानंद सुरड़कर पत्रकार है, और हम सोचते हैं तो फिर हम कुछ काम ऐसा कर देते हैं। हमने ऐसे ढाढ़स किया कि नहीं करेंगे, हमने किया, तो थोड़ा सा ऐसे काम शुरू था। फिर एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो एक भंते जी आए, फिर भंते जी आए तो हमने जो आस पड़ोस की, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे अपने लोग नहीं है ज्यादा, अपने बुद्धिस्ट ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो हमने जो मेरा जिनके साथ कम्युनिकेशन था वो सब औरतों को वहाँ पे बुलाया कि भंते जी आए हैं तो हमें धम्मदेशना देंगे, हम उनसे कुछ गाइडेंस लेंगे। तो उन्हें बुलाया, फिर वो औरतें जो है कि जहाँ पे बुद्ध विहार था ही नहीं, तो उनको धम्म के बारे में या कुछ उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसी महिलाएं हमने बुलाई। और फिर वो आई, आने के बाद ऐसे हुआ भंते जी कि वो जो भंते जी आए थे वो सारी औरतों पे गुस्सा हो गए, उनको वो चिढ़ गए और बोले कि अरे क्या हो तुम्हें वंदना भी नहीं आती, तुम्हें त्रिशरण पंचशील भी नहीं आता, और वो बहुत ही गुस्सा हो गए। और जो औरतें आई थी वो बड़ी मायूस हो गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, और भंते जी ऐसे नाराज हो गए और फिर ऐसे चिढ़ने लगे। फिर मैंने बोला कि कैसे काम हो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, इनको कैसे जैसे तैसे इकट्ठा किया, और अगर भंते जी गुस्सा हो गए तो नेक्स्ट टाइम तो आएगी नहीं। औरतों का घर के बाहर आना बड़ा ही मुश्किल है, वो कल भी था, आज और ज्यादा हो गया है, तो उनको ऐसे लाना, फिर उनको ऐसे अगर वो तीतर बीतर हो गई तो क्या करना। फिर मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने भंते जी को बोला कि भंते जी आप नाराज मत हो, मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, 31 साल हो गए मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ कॉलेज में। और मैंने बोला कि मैं टीचर हूँ और मेरे क्लास का लड़का, मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज में,
पहला दिन है, लेक्चर ले रही हूँ और पिछला एकदम लास्ट वाला जो लड़का है, मैं उसको बोला, उठाती हूँ और बोलो व्हाट इज सोशियोलॉजी, tell me the definition of sociology and who is the founder father of sociology. If I ask him like that, he don't know. तो उसे अगर पता ही नहीं है तो वो आंसर कैसे देगा, कहाँ से आएगा आंसर? तो मैंने बोला कि बनते जी कि अगर मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता है ना तो उसकी गलती नहीं है. Being a teacher, this is my fault. अगर बनते जी हमारे पास आए नहीं तो इनको कैसे पता चलेगा, वंदना कैसे बोलिए, गाथा कैसे बोलिए, मेरे लोगों को आएगा नहीं ना. वहां पे जाना बनते जी का जरूरी है ना. अभी तो बना रहे, एकदम से नहीं आएगा, उसको वक्त लगेगा. आपका आना जरूरी है, आपका हर जगह पे जाना जरूरी है. बाबा साहब ने मुक्ति कौन पते में लिखा था, और आप लोगों को याद भी होगा जब धम्म दीक्षा देनी थी, बाबा साहब बोले कि मैं नहीं, इन बंदे गन से मैं नहीं लूंगा. ये बाबा साहब ने बोला था. क्यों बोला था? बाबा साहब बोले कि मुझे जैसे भिक्खुगण चाहिए वैसे दिखते नहीं है. कि भिक्खुगण कैसे होना चाहिए कि अगर कोई आपत्ति आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया तो सबसे पहले वहां पे रामकृष्ण मिशन दिखता है. मैं बाबा साहब के वर्ड्स बताती हूँ कि वो दिखते हैं, अपने भिक्खुगण दिखते नहीं है. अलग अलग जगह पे विहारों में अगर भिक्खुगण बंदिश हो गए, वो वहीं पर स्टैग्नेट हो गए तो समाज डेवलप कैसे होगा? वहां पे जाने के लिए एक जगह बैठने के लिए वर्षावास के समय बैठो, लेकिन हर वक्त 12 महीने आप जाओ ना लोगों के पास. ये आज जो प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ पता नहीं. ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं देखती हूँ ये डीजे जोर जोर से बजा रहे. क्यों बजा रहे हैं? उनका शिक्षण, लोक शिक्षण नहीं हुआ, उनका धम्म शिक्षण नहीं हुआ, उनको विज्ञान, बुद्ध बोले तो ज्ञान, बुद्ध ज्ञान है ना, बुद्ध विज्ञान है. तो ये विज्ञान, ये ज्ञान, इससे ये लोग कोसों दूर है, इसलिए अज्ञानी है. तो ये अज्ञान क्यों है? बाबा साहब समझते थे, बाबा साहब चाहते थे कि ये जो भिक्खु है, ये जो हमारे भिक्खुगण है, ये फुल टाइमर कार्यकर्ता के जैसा होना चाहिए. उन्होंने फुल टाइमर के जैसा होना चाहिए ना. हर जो ये हमारे टीचर है, ये हमारे सामाजिक टीचर, सोशल है, इकोनॉमिक है, रिलीजियस है, ये टीचिंग देने का काम ये हमारे भिक्खुगण का है. उन्होंने इसी ढंग से हमको पढ़ाना चाहिए, हमको सिखाना चाहिए. हर बार अगर टीचर सिखाएगा तो बच्चा जब ही जाके स्कॉलर बनेगा ना. हमारे पास अगर बनते जी नहीं आए, वो कहीं एक ही जगह पे अगर बंदिश हो गए तो समाज में तो प्रॉब्लम होने ही होने हैं. और इसीलिए मुझे लगता है कि समन्वय समिति की ये जो पहल है ये बहुत जरूरी है. बाबा साहब ने बुद्ध का स्केच निकाला था, बाबा साहब ने बुद्ध का जो स्केच निकाला था, वो उस स्केच में बुद्ध की आंखें बंद नहीं थी. मैं अभी देखती हूँ, मैं जाती हूँ, गोयनका जी का बहुत गुणगान होता है. अभी गर्भ संस्कार की बातें हुई. अभी वो जो है, मैं बाबा साहब को कर्मकांड वाला बुद्ध नहीं चाहिए था. बाबा साहब ने विज्ञानवादी बुद्ध हमें दिया. बाबा साहब ने हमें सोशल, वो जो है कि बुद्धि का जो है देने वाला है, उस ढंग के बुद्ध हमें दिए. आंख बंद करके समाधि लेके बैठने वाला बुद्ध हमें बाबा साहब ने नहीं दिया. हमें चलने वाला, चलते हुए जो जा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, जिसकी आंखें खुली है, जो प्रॉब्लम्स देख रहा है और सिर्फ देख नहीं रहा, सोल्यूशन दे रहा है, ऐसा बुद्ध बाबा साहब ने हमें दिया है. और जो बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध है, वही बुद्ध हमें विहारों में चाहिए. वही बुद्ध जिस विहार में हो, ऐसे विहारों की समिति का समन्वय होना चाहिए, ऐसे मैं सोचती हूँ. और ऐसे अगर समन्वय हो रहा है तो हम दिलो जान से उसमें हर कोई, जो कोई बुद्धिस्ट है, जो कोई बाबा साहब का फॉलोअर है, वो हर कोई फॉलोअर ऐसे समन्वय समिति के लिए दिलो जान से काम करेगा, जरूर करेगा. ये मैं मानती हूँ, ये मैं समझती हूँ. यहाँ पे हमारे श्रोतागण में चेतन कामड़े बैठे हुए हैं. इन्होंने ऊर्जा भूमि का बहुत बड़ा काम यहाँ पे किया है. अपनी दीक्षा भूमि से भी यहाँ पे शायद बड़ा काम हो रहा है, वो सामने बैठे हुए. और सुनील जी वाकेकर, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और ये जो समन्वय समिति है, जिन्होंने मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया, कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं चाहती हूँ कि बोलूं, लेकिन 10 मिनट का समय दिया है. आप लोगों ने देखा, ये पत्रिका मेरे सामने आई,
ये पत्रिका नहीं बल्कि इसमें मैसेज है कि नहीं यू हैव टू स्टॉप। तो ठीक है कि बहुत सालों से बहुत बातें करनी है और वो बात करने के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन मैं मानती हूँ चाहे जैसा भी है, जितना भी समय आप लोगों ने मुझे दिया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं ऐसे मानती हूँ दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि पूरे देश से अपने लोग आए और उनके सामने कम से कम यहाँ पे आके उनको जय भीम तो बोलो, इतना भी कर दिया तो मैं बोलती कि बहुत हो गया, आगे चल के और बातें कर सकती हूँ और करेंगे शायद, अगर मुझे और बुलाया जाएगा तो मैं और बात मेरी रखूंगी। तो आप लोग यहाँ पे आए हुए हो, मैं समझती हूँ आज का जो पूरा प्रतिगामी माहौल है, इस माहौल में ये सब चीज बदलने का सामर्थ्य हमें है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे पास वो पूरा क्रांति का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। वो जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में ऐसे ना कि वो स्मॉल लेटर्स रहते हैं, वो बिग लेटर्स, वो स्मॉल लेटर्स रहते हैं। मैं एक छोटी सी बात बता के मेरा ये जो बात है खत्म करूंगी। मेरी एक मौसी है, मेरी मौसी वो अनपढ़ है, वो बोधी गया के लिए गई थी। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे एक बात रखती हूँ, आज के माहौल में ये रखना मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है। मेरी अनपढ़ मौसी बोधी गया के लिए गई थी धम्म यात्रा पे। वहाँ पे जाने के बाद वो इधर उधर देखते देखते सब लोग तितर बितर हो गए, कोई इधर गया कोई उधर गया। आप लोग समझते हैं ना मैं क्या कर रही हूँ, कोई इसके साथ गया कोई उसके साथ, अलग अलग जगह पे सब लोग चले गए। और मेरी मौसी अनपढ़ है, उसको भाषा मराठी के अलावा दूसरी कुछ भाषा आती नहीं, हिंदी आने की कोई बातें नहीं, इंग्लिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो वहां पे गई और डर गई कि अरे अपने लोग तो सब इधर उधर चले गए। आप समझते हैं कि मेरे लोग तो सब इधर उधर चले गए, अभी क्या करना। तो वो मौसी रोने लगी और रोते रोते उसकी आंखों से आंसू आने लगे और रोते रोते उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो बोधी गया, वो बोधी वृक्ष के नीचे वहां पे बैठ के मेरी मौसी ने भीम गीत गाना शुरू कर दिया। बाबा साहब के गाने गाना उसने शुरू कर दिया, चाहे भाषा मराठी थी, बट लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ये जो कोई लेडी यहाँ पे आई है, बाबा साहब का नाम लेके कुछ गाना गा रही है, तो लोग उसके पास इकट्ठा हो गए और उसने तो वो उसके पास इकट्ठा हो गए और उसे पूछने लगे कि क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो। तो उसने बोला कि मैं औरंगाबाद, आज जैसे छत्रपति संभाजीनगर कि वहां से आई हूँ, हम साथ में थे इकट्ठे जब आए थे, अभी हमारे सब लोग इधर उधर चले गए और सब लोग बिखर गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, मैं इसीलिए गाना गा रही हूँ। तो वो लोगों को समझ में आ गया, उन्होंने ढूंढ के सारे लोगों को, उनकी गाड़ी में जो लोग थे उनको इकट्ठा किया और उनके लोगों से उन्हें मिला दिया। वो अनपढ़ औरत थी, उसे समझ में आ गया कि लोग अगर बिखर गए तो क्या करना चाहिए। वो अनपढ़ औरत को पता चला कि जय भीम ये जो वर्ड है, दिस इज अवर पासवर्ड। हाँ, पासवर्ड, ये अपना पासवर्ड है जय भीम। आप कोई भी अगर बिखर रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है, ये बिहारों की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे अभी इटखेड़ा में रहती हूँ, तो वो मैंने बोला कि आपका लीडर कौन है वहाँ पे, जो लोकल लीडर। तो मैंने पूछा कि आपका लीडर कौन है, तो वो बोले वो वहाँ का एक बीजेपी का जो विधायक है उसका नाम उसने बोला। तो मैंने बोला कैसे, तो उन्होंने बिहार बनवा के दिया। तो अगर बिहार बनवाने वाला आरएसएस का बीजेपी का रहेगा तो बाबा साहब की बात क्या करेगा, उसका समन्वय करके क्या करे। तो बाबा साहब ये अपना पासवर्ड है, अपने दिल में लिख के रखो, अपने लोगों से बोलो, अपने बहनों से बोलो, भाइयों से बोलो कि यही पासवर्ड है, चाहे कोई भी संकट हो तो बाबा साहब, और बाबा साहब ने जो बुद्ध हमें दिया है उसको लेकर आगे चलेंगे तो ये समन्वय जरूर यशस्वी रहेगा, ऐसे मुझे विश्वास है। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया, थोड़ी हिंदी भाषा ज्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच। तो आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी प्रथम वंदन करतो। उसी के साथ मैं मंच पर बैठे हुए भिक्खुगण, उपस्थित सब वक्ता और मेरे सामने बैठे सब उपासक उपासिका
इनको मैं सप्रण जय भीम करता हूँ। भाइयों, अभी मैं इस दिन का जो पूरा कार्यक्रम है इसका ये आखिरी सत्र चल रहा है और आखिरी सत्र का आखिरी ये भाषण है। तो अभी मेरी ऐसी अवस्था है कि जब आदमी 3 घंटे पिक्चर देखता है, 3 घंटे पिक्चर देखने के बाद जब पिक्चर बंद होता है तो पिक्चर बनाने वाले का नाम की वो लिस्ट आती है, तो वो देखने की भी उनको इच्छा नहीं होती। वो जब लिस्ट चलती है तो लोग भी ऐसे अपने दरवाजे से बाहर निकलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपकी होगी ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि पूरा दिन आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, आपके दिमाग पे बुद्ध, बाबा साहब आम्बेडकर के विचार की बहुत ऐसा क्या बोलते हैं उसको मारा बोलते हैं ना मराठी में, हैमरिंग ऐसा हो रहा है। लेकिन अध्यक्ष के नाते मुझे कुछ तो भी 2-4 शब्द तो बोलना ही चाहिए, और अध्यक्ष बोल रहा है तो आप श्रोता है तो उसके नाते आपको भी थोड़ा 2-4 शब्द सुनना है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो साथियों, आज का जो विषय जो है विहार संस्कृति का निर्माण में बुद्ध विहार समन्वय की भूमिका, विषय तो बहुत गंभीर है और बहुत विचार करने की, इसमें बहुत विचार भी करना है। तो ये जो बुद्ध विहार संस्कृति जो ये जो शब्द है, इसमें हम थोड़ा अगर देखेंगे तो ये इसमें विहार जो शब्द है तो ये पाली भाषा में विहरति करके जो क्रियापद है उससे ये विहार शब्द आया है। तो विहार का मतलब होता है यानी मन से विचरण करना, प्रज्ञा से विचरण करना, विहार, विहरति। जैसे कि हम सूत्र पढ़ते हैं एकं समय भगवा अनाथ पिंडकस्य आरामे विहरति। तो भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के आराम में रहते थे ऐसा कहना गलत होता है, रहते थे ऐसा कहना गलत होता है। तो भगवान बुद्ध उस आराम में, अनाथ पिंडक के आराम में मन से, कुशल चित्त से, प्रज्ञा से विचरण करते थे, ऐसा उसका सही मतलब होता है। तो ये जो विहार शब्द जो है और उसकी जो संस्कृति है, संस्कृति की मतलब जो हम खुद बनाते हैं, कृत संस्कृत मतलब हम खुद जो बनाते हैं। तो ये विहार संस्कृति जो है ये हमें उसका अभ्यास करना है। तो वो संस्कृति कैसी बनानी है, उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हमें देखना है। तो ये देखने के लिए ये बुद्ध विहार जो है उसमें समन्वय लाने के लिए पहले हमें एक संस्कृति जो है वो एस्टैब्लिश करनी चाहिए, करने पड़ेगी। तो यही बात हमारी जो बुद्ध विहार समिति जो है, बुद्ध विहार समन्वय समिति जो है, उन्होंने देखी और उनको ये समझ में आया, ये आवश्यकता हुई कि ऐसा होना चाहिए, तो बुद्ध विहारों का समन्वय होना चाहिए। तो ये बुद्ध विहार शब्द जो है, तो बुद्ध विहार में क्या होना चाहिए, तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि इसमें ब्रह्म विहार होना चाहिए। बुद्ध विहारों में ऐसी संस्कृति हमें पैदा करनी है, एस्टैब्लिश करनी है, तो उसमें लोग ब्रह्म विहार करें। अभी ये ब्रह्म विहार क्या होता है, अभी ये ब्रह्म शब्द है तो आप तो कुछ लोग थोड़ा डर गए होंगे या अचंभित होंगे कि ब्रह्म शब्द ये कैसा है। तो ब्रह्म शब्द जो है ये पाली भाषा में है, तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब ब्रह्म का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ये जो श्रेष्ठ विहार जो है वो क्या है कि जो हमें बुद्ध विहार में करना है। तो ये जो श्रेष्ठ विहार है उसमें पहला जो फैक्टर है वो मैत्री है। वो क्या है, मैत्री है, फिर बाद में करुणा है, फिर बाद में मुदिता है और फिर बाद में
उपेक्षा। तो ये चार जो फैक्टर है, ये जो चार घटक है, इनके आधार पर अगर हमने बुद्ध विहार में काम करने वाले, कार्य करने वाले लोगों को अगर तैयार किया, तो मैं नहीं समझता कि कहीं बुद्ध विहारों में समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि ये ब्रह्म विहार का पहला ही फैक्टर जो है वो मैत्री का है। मैत्री का है, अगर हमें बुद्ध विहार में काम करना है तो वो मैत्री के साथ करना है, और एक दूसरे को द्वेष नहीं करना है, मतलब हमें करुणा के साथ काम करना है। और ये दोनों अगर हो सकते हैं, करते हैं, तो प्रसन्नता मतलब मुदिता ये होता है। और प्रसन्नता जो होती है उसमें कोई लोभ नहीं होता, उसमें कोई लोभ नहीं होता, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आदमी अपने आप उपेक्षा में चला जाता है, मतलब वो सुख दुख के परे चला जाता है। तो ये जो विचार है, इससे तैयार हुआ जो आदमी है, इंसान है, कार्यकर्ता है, अगर बुद्ध विहार में काम करे, तो मुझे नहीं लगता, विहार की तो बात छोड़ दो, पूरे ये जो बुद्ध का मार्ग है या हमारी जो चळवळ है, त्या चळवळीमध्ये कुठेही कहीं भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो यही बात पकड़कर, यही बात सामने लाकर अशोक भाऊ सरस्वती ने जो भी ये प्रोग्राम हाथ में दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये ऐसा समझे कि ये बुद्ध विहार समिति का जो बुद्ध विहार संस्कृति का निर्माण करना है, तो ये एक सागर है। और जो बाकी क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, वो नदियां हैं। तो ये समन्वय समिति कभी ऐसा नहीं कहती कि आप जो क्षेत्र में काम करते हो वो छोड़कर इस क्षेत्र में आ जाइए, आप वहीं पे भी काम कीजिए। लेकिन ये जो सोशल प्रॉब्लम है या धार्मिक प्रॉब्लम है, उसको छुड़ाने के लिए ये समन्वय समिति जो है, उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये जो संस्कृति हमें एस्टैब्लिश करनी है, तो उसमें क्या करना है? तो हमें धर्म को चिरस्थायी करना है, मतलब उसका ह्रास नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों हुआ, ये आपको सबको मालूम है कि बुद्ध धर्म का ह्रास इंडिया में कैसा हुआ। तो उसके लिए ये मनुवादी ही क्या होते कारणीभूत है, ऐसा नहीं। तो हमारे जैसे उपासक उपासिका भी कारणीभूत है। तो धम्म का श्रवण करना, उसकी चर्चा करना हम भूल गए हैं। इसीलिए असमनता धम्मस्य पहायनति, म्हणजे धर्म को नहीं सुनना, ये धर्म का नाश कर सकती है, ऐसा होता है। तो ये जो संस्कृति जो है, धर्म को सुनने के लिए सुनना, ये हमें बुद्ध विहार में एस्टैब्लिश करनी है। तो यही काम, यही भूमिका बुद्ध विहार समन्वय समिति कर रही है। और धर्म के सूत्रों को सुरक्षित रखना है, धर्म के सूत्रों को सुरक्षित रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं त्रिपिटक है, बुद्ध धर्म साहित्य है, और उसमें क्या है, भेषा है, मतलब मराठी में बोलते हैं भेषा है। तो उसको पढ़ने के बजाय, सीखने के बजाय ऐसा कह देना, ये बहुत गलत बात है। तो वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए, फिर हमें धर्म समझ में आएगा। और उसकी जो शुद्धता जो है, धर्म की जो शुद्धता है, वो अबाधित रह सकती है। यही भूमिका समन्वय समिति ने ली है। और इसीलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति पाली भाषा का भी प्रचार प्रसार करती है। पाली भाषा का भी प्रचार प्रसार करती है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, तो पूरे साल में हर जगह 3 दिन का 2 दिन का वर्कशॉप लगाते हैं। और दिसंबर महीने में ये पाली भाषा का एग्जाम भी लेते हैं। तो इसके जरिए ये बुद्ध विहार समन्वय समिति का जो ये कार्य जो है, ये समन्वय की भूमिका जो है, ये हमें सामने आती है। तो ये
ये सब सारी बातें जो है ये संस्कृति की बातें हैं। बाबा साहब ने भी कहा है कि ये बिहार जो है ये क्या होना चाहिए, ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, चळवळीचे मुख्य केंद्र व्हायला पाहिजे। अशा प्रकारचे बाबासाहेबांचे सुद्धा इस तरह बाबा साहब का भी कहना था। और समाज का हित जो है इसका भी रक्षण होना चाहिए, ये केंद्र स्थान या केंद्र बिंदु होना चाहिए। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये भिक्षु का प्रशिक्षण केंद्र भी होना चाहिए। ये ऐसी संस्कृति निर्माण करना, ये भूमिका बुद्ध विहार समन्वय समिति की रही है। तो इसी तरह ये जो बुद्ध विहार में काम करने वाले जो अपने कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता अगर ये 3 बातें छोड़ के अगर काम करे तो और बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। कौन सा? तो पहले तो ये सत्ता दिट्ठी जो है उसको हमें नष्ट करना है। सत्ता दिट्ठी का मतलब होता है, सत्ता दिट्ठी का मतलब होता है मैं हूं, मैं खुद हूं, मैंने ये विहार बनाया है। ये जो भूमिका है ये पहले दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी जो है दूसरों को काम करने नहीं देता। दूसरा जो है मान सम्मान जो है हमें मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ, ये दूसरा है। और जो दिट्ठी जो है मतलब चुकीची धारणा, ये जो 3 बातें जो है ये तीनों बातें अगर बुद्ध विहार में काम करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता है इन्होंने निकाल दिए तो अच्छी तरह से काम हो सकता है। और ये निकालने का ही काम बुद्ध विहार समन्वय समिति करती है। और उसी की तरह ऐसी हर जगह पर जो देश में अभी तो महाराष्ट्र में ये चल रहा है, आगे जाके महाराष्ट्र के बाहर भी ये ऐसे प्रोग्राम होंगे। ऐसे छोटे मोटे जो अधिवेशन है ये अधिवेशन बुद्ध विहार समिति के माध्यम से होते हैं। तो इसी तरह ये जो संस्कृति है मतलब बुद्ध विहारों की संस्कृति है जो मन का विकास करती है, बुद्ध धर्म के माध्यम से मन का विकास करती है, उसको बढ़ाने का काम, उसको आगे ले जाने का काम ये बुद्ध विहार समन्वय समिति करती है। मतलब बुद्ध विहार का समन्वय करती है। तो बहुत ही टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन टाइम की पाबंदी होने के कारण मैं अपना ये विचार जो है यहाँ पे मैं रुकता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। पुष्पमित्र शुंग से अख्तर खिलजी के समय से भिक्षु संघों को नष्ट करने के बाद जितने बुद्ध विहार उनको मिल गए, चाहे उनको बद्रीनाथ का मंदिर मिले हो, चाहे उनको तिरुपति बालाजी का मंदिर मिला हो, सभी विहारों में अपने अपने भगवान की प्रतिष्ठापना करके उन्होंने अपना पेट चलाना शुरू कर दिया, दुकानदारी शुरू कर दी।